हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे प्रस्तावना को पढ़ेंगे, बहुत सरल भाषा में पढ़ेंगे, आसानी से देखेंगे। आइए अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना को, प्रस्तावना है क्या वो देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं जी। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना क्या है सबसे पहले देखेंगे जी। प्रस्तावना आई कहां से है, कहां से है ये देखेंगे। प्रस्तावना को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव मतलब किसमें? एक संविधान सभा में, मतलब संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक उद्देश्य प्रस्ताव। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को अपन क्या बोलते? प्रस्तावना या उद्देश्य का बोलते। ये कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ शब्द जोड़ दिए गए और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल के क्या बोलेगा? प्रस्तावना। क्या बोला गया? प्रस्तावना या उद्देश्य का। ठीक है ना दोस्तों। अब ये देखेंगे कि जी है क्या प्रस्तावना। जब प्रस्तावना, इसको आगे पढ़ेंगे जी क्या है। तो प्रस्तावना क्या है वो समझेंगे। प्रस्तावना एक परिचय है, परिचय या इंट्रोडक्शन। ठीक है ना दोस्तों। परिचय मीन्स क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि हमारे बारे में परिचय दीजिए, तो परिचय मीन्स क्या होता है? बताना। ऐसी जो किसके बारे में बताती है? इस संविधान के बारे में बताती है कि संविधान है क्या, असल में क्यों बनाया गया, क्या है, ये हमें प्रस्तावना बताती है। संविधान एक बुक है, संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? एक किताब है। संविधान क्या है? किताब है। आपने देखा होगा जब आप किताब पढ़ते हो, जब संविधान एक किताब है तो इसी किताब का एक पहला पेज है। ये प्रस्तावना क्या है? एक पहला पेज है। अगर इस संविधान को ना पढ़ा जाए और इसके बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? इस प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान का वो एक पहला पेज है प्रस्तावना, जिसको पढ़ने से ही आप संविधान को जान सकेंगे ये क्यों बनाया गया था और क्या कारण थे इसको। ठीक है ना दोस्तों। क्या जरूरत थी हमें ये जान सकिए। जैसे अपन को किसी किताब के बारे में जानना पड़ता है तो अपन सबसे पहले उसका पहला पेज पढ़ते हैं। उसको पहला पेज पढ़ने से हमें ये समझ में आ जाता है ये किताब किसके बारे में लिखी गई है और ये क्यों लिखी गई है, इसमें क्या क्या दिया है। ऐसी सेम कंडीशन बिल्कुल उद्देश्य का या प्रस्तावना है। अगर हमें संविधान के बारे में जानना है तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? प्रस्तावना को। संविधान का वो पहला पेज है प्रस्तावना, कि जिसको पढ़ने से ही अपन संविधान को समझ सकते हैं कि संविधान क्या है असल में। ठीक है ना दोस्तों। अपन समझे और आगे चलते हैं। अब भाई प्रस्तावना में लिखा क्या क्या है वो दे देंगे। ये समझ गया प्रस्तावना में लिखा क्या क्या। सबसे पहले देखेंगे हम प्रस्तावना में जो लिखा है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को समाजवादी, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है ना दोस्तों। अब यहां तक समझेंगे। ये क्या बोला, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सभी नागरिकों को, यहाँ पर क्या है, उन सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहां तक समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हम भारत के लोग, इसका मीन्स क्या होता है, हम भारत के लोग, कि जो भारत एक जनतंत्रात्मक देश है। भारत क्या है, जनतंत्रात्मक एक देश है। मतलब इसका मीन्स क्या होगा, जनतंत्रात्मक का मीन्स क्या होता है कि जो शक्ति सबसे ज्यादा निहित होगी किसमें होगी, भारत की जनता में होगी। कि भारत की जनता ही संविधान को क्या देती है, शक्ति। क्योंकि भारत की जनता ही देती है संविधान को शक्ति। तो इसका मीन्स से समझे कि हम भारत के लोग, इसका मीन्स क्या होता है कि भारत एक जनतंत्रात्मक देश है। ठीक है ना दोस्तों। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मीन्स क्या होता है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कि भारत में जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी, क्या उसको निर्णय लेने की क्षमता है। वैसे इसका मीन्स क्या होता है, एक संपूर्ण प्रभुत्व का मीन्स होता है, संपूर्ण प्रभुत्व का मीन्स होता है कि सरकार हो जो बाहरी निर्णय और आंतरिक निर्णय वो स्वतंत्र रूप से ले सके, उसे क्या बोलते हैं अपन, संपूर्ण प्रभुत्व। किसी के दबाव नहीं आना चाहिए। जैसे हमें बाहर का निर्णय लेना है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। हमें देश के अंदर के निर्णय लेना है तो भी हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी क्या होता है भाई, हमें किसी के, जब हमें कोई भी सरकार जैसे समाजवादी का काम कर रही है तो उसमें क्या भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो क्या होता है, समाजवादी। भाई पंथनिरपेक्ष क्या होता है, पंथनिरपेक्ष ये बोलता है कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और कोई भी राज्य वो किसी भी धर्म को समान मानेगा। कोई सा भी धर्म हो उसको क्या मानेगा, समान मानेगा सभी के धर्मों को। पंथनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक मीन्स क्या होता है, जो सरकार चुनी जाएगी वो किसके द्वारा चुनी जाएगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी। इसी का मीन्स क्या होता है, लोकतांत्रिक। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर राजाशाही चलेगा, नहीं, लोकतांत्रिक का मीन्स ये नहीं होता है। इसका मीन्स ये होता है कि जनता चाहेगी किसको सरकार बनाना है, किसको नेता बनाना है, वो जिसको चाहेगी उसी को सरकार बना सकती है। इसी का क्या मीन्स होता है, लोकतांत्रिक। सरकारी मतलब जनता ही चुनेगी सरकार को। गणराज्य, गणराज्य का मीन्स क्या होता है
गणराज्य का मीन्स वो होता है कि जो सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष, जैसे अपन क्या बोलते हैं, अपना राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति होता है, वो भी किसके द्वारा चुने जाएगा, जनता के द्वारा। डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि अपन किसको देते हैं वोट, विधायक को या सांसद को, इन्हीं को वोट देते हैं। और जी किसको चुनते हैं, अपने राष्ट्राध्यक्ष को, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है ना दोस्तों। गणराज्य बनाने के लिए उन सभी नागरिकों को, ये क्या बोला, उन सभी नागरिकों को, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, सामाजिक मतलब समाज में, सामाजिक में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक मतलब कोई ये नहीं देखना चाहिए कि भाई कौन गरीब है कौन अमीर है, हमें ये नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक, भाई सबको अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का होना चाहिए, वोट डालने का होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए कि राजनीतिक। ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे देखते हैं। विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अब इतना समझेंगे दोस्तों। ये क्या लिखा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता। विचार मीन्स क्या होता है? सोचने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मीन्स क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता। विश्वास मतलब विश्वास करने की स्वतंत्रता। धर्म मतलब तुम्हें किसी कोई सा भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। उपासना की स्वतंत्रता मतलब विचार सोचने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता। तुम किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, तुम कहीं पर भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा मत बोलना कि जहां पर किसी और को इफेक्ट पड़ जाए। ये नहीं है दोस्तों, सुनो, कुछ भी बोल सकते हो, बस तुम्हें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम सोच भी सकते हो, तुम कोई से भी धर्म भी अपना सकते हो। और उपासना की स्वतंत्रता, तुम उपासना भी कर सकते हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, जो व्यक्ति की जो महानता होती है, जो व्यक्ति की गरिमा होती है, और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता मतलब एकता और अखंडता। अखंडता मीन्स होना, एक होना। पूरा जो अपना भारत है मतलब एक है, अलग नहीं हो सकता, इसलिए बोलते राष्ट्र की एकता। एकता मतलब एक है भारत पूरा। अखंडता, अखंडता मीन्स क्या होता है? इकट्ठा होना। सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता मीन्स होता है भाईचारा। जैसे चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, हम सब क्या है? भाई भाई हैं। सो बंधुता मीन्स क्या होता है? भाईचारा बढ़ाने के लिए। इसके बाद दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रस्तावना होगी। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना है। अब ये तो प्रस्तावना होगी, ये प्रस्तावना में लिखा था। ठीक है ना, प्रस्तावना में देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकती है। प्रस्तावना में सबसे पहले देखा था हम भारत के लोग हैं, तो अपन प्रस्तावना में ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि डायरेक्ट कि पहला शब्द क्या लिखा है प्रस्तावना में। पहला शब्द क्या लिखा है? हम भारत के लोग हैं। दूसरा शब्द क्या लिखा है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए। इसमें न्याय कितनी तरीके से है अपन ने देखा है प्रस्तावना में, कितनी तरीके से न्याय। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भाई अपनी स्वतंत्रता कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता।
ये सभी देखा है। तो 5 तरह की कितनी है, स्वतंत्रता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें और चीज है वो भी देखते हैं। बयालीसवां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, पहली बार जब संशोधन हुआ था प्रस्तावना में कि 42वां, ये तो उसको इंपोर्टेंट है लिखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता कि प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है ना दोस्तों। ये प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और क्या है इसमें वो देखेंगे। अब अपन देखेंगे दोस्तों कि उस समय क्या हुआ था कि उस समय पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि ये प्रस्तावना को संविधान का अंग माना या ना माने, कि ये प्रस्तावना ये संविधान का भाग है कि नहीं है। तो क्या हुआ था, कुछ केसेस चल रहे थे। सबसे वाला केस अपन देखेंगे, 2-3 केस देखेंगे इम्पोर्टेंट वाले। एक वैरूवाड़ी वाले केस, वैरूवाड़ी केस, ये 1960 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किसने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि प्रस्तावना ये बताती है कि प्रस्तावना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना हालांकि ये तो बताती है कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय के लोगों के दिमाग को बताती है कि वो क्या सोचते थे। प्रस्तावना ये बताती है कि मतलब वो उस समय पे क्या सोच रहे थे। तो प्रस्तावना हमें ये बताती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन ये तो मानती है कि हाँ, कि जो उस समय जो संविधान बना रहे थे उसके बारे में मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरीके वो सोच रहे थे, ये प्रस्तावना बताती है। ठीक है ना। नहीं माना इसमें भाई, इसमें संविधान का केस नहीं माना। अब दूसरा हुआ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस 1973 में। जब केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ तो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का अंग है या भाग है, ये कहा।
और फिर इसमें जब ये बोला कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग है, तो भाई जब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में बोला गया है, इस केस में बैलूवाड़ी केस में बोला गया है जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। जब केशवानंद भारती में बोला कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, कि जो प्रस्तावना जो संविधान का भाग है उसमें हर चीज में संशोधन कर सकते हैं। तो फिर उसी अनुसार जब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, मैंने लिखवाया, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, किसके अनुसार? केशवानंद भारती के अनुसार, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था। फिर इसके बाद उसमें प्रस्तावना में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू दोस्तों। ओके।